नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। और आज मैं आपके लिए मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों, मानव का जो विकास है इनको किन क्षेत्रों में विभाजित हम कर सकते हैं? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक या सामाजिक? संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक या शारीरिक? मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक? शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक या सामाजिक? तो इसका मतलब देखिए, इनमें देखिए आध्यात्मिक नाम का कोई विकास होता नहीं है, तो ये चीज़ गलत हो गई है ना। तो यहाँ पर भी आध्यात्मिक आ गई, इसका मतलब ना तो ये विकल्प होने वाला है, ना ही इसका उत्तर ये होगा। और एक मनोविज्ञान भी कोई विकास का क्षेत्र नहीं है। इस प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प हट गया। बचा कौन सा? पहला विकल्प बचा ना, यानी मानव का विकास इन्हीं क्षेत्रों से होता है। शारीरिक, शरीर का विकास होगा। संज्ञानात्मक, उसकी संज्ञान जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उसकी मस्तिष्क, बुद्धि ये विकसित होंगी। संवेगात्मक में संवेगों पर नियंत्रण वगैरह रखना सीखेगा। और सामाजिक में उसका समाज में अच्छा विकास होगा। इस प्रकार दोस्तों पहला प्रश्न का जो विकल्प नंबर 1 है सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है दोस्तों, किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्व को दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध करने और उनकी विशेषताओं या दृष्टिकोण को स्वीकार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, कोई व्यक्ति है, अपना जो स्व है, उसका स्वयं के विचार है, उसके जो आचरण है, दृष्टिकोण है, इनको वो क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध जोड़ रहा है ना, कि खुद की पहचान भूल गया है और किसी दूसरे को मतलब अपना अस्तित्व समझ रहा है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रश्न आया है दोस्तों जो रक्षा युक्ति होती है ना, जिसे मनोसंरचना भी कहते हैं हम, रक्षा युक्ति, वहाँ से आया ये प्रश्न। तो देखिए, प्रतिगमन, पलायन, तादात्म्य या उद्भवन, ये चीज़ें क्या होती है? देखिए, उद्भवन ये कोई रक्षात्मक युक्ति है नहीं हमारे। बाकी देखते हैं प्रतिगमन क्या होता है। प्रतिगमन होता है जिसमें पूर्व की अवस्थाओं में जो लौट कर बालक व्यवहार करता है वो होता है प्रतिगमन। जैसे कि कोई बड़ी औरत है, छोटे बच्चे की तरह रोने लग जाती है, तो वो क्या है? प्रतिगमन। तो यहाँ ये चीज़ भी नहीं आई है। इसके अलावा पलायन देखते हैं। पलायन किसे कहते हैं दोस्तों? कि जिस चीज़ से हमें तनाव होने लगे, उस चीज़ या उस व्यक्ति से, उस वस्तु से हम क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। जैसे सास बहू, मान लीजिए लड़ाई हो गई, तो सास बहू को डांटती है, तो बहू क्या करती है? वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है ना, उस स्थान से क्या बना लेती है? दूरी बना लेती है। तो इस प्रकार ये पलायन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। जबकि बच्चा क्या? तादात्म्य। तादात्म्य इसका उत्तर होगा। तादात्म्य या जिसे कहते हैं आत्मीकरण, यानी कि दूसरों की जो पहचान है उसे स्वयं के रूप में समझ लेना। जैसे कि जो साधु वगैरह है, साधु सन्यासी, वो स्वयं को ईश्वर का अवतार ही मानने लगते हैं। इसे तादात्म्यकरण या फिर आत्मीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 2 है उसमें विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है दोस्तों, एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा व भाग में करता है। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का है, ये उदाहरण किस प्रकार का? देखिए देखिए, पहले बालक क्या करता है? पहाड़े सीखता है ना, और बाद में पहाड़े से गुणा और भाग सीखता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया हुई? मानसिक से शारीरिक, शारीरिक से मानसिक, शारीरिक से शारीरिक या मानसिक से मानसिक? तो देखिए, शारीरिक में क्या होता है? शरीर के कौशल का विकास होता है ना, शारीरिक कोई गतिविधि करता है। लेकिन इसमें शरीर की नहीं होकर किसकी हुई है? मानसिक हुई है ना। तो ये दोनों में यहाँ पर क्या हुई है? मानसिक हुई है। पहाड़े सीखा, ये भी बुद्धि मस्तिष्क से सीखता है, और गुणा जो भाग है ये भी मानसिक प्रक्रिया है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा मानसिक से मानसिक। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर जो 4 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 पे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। गेने के अनुसार अधिगम का उच्च स्तर कौन सा है? देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कुछ रीट एग्ज़ाम के लिए कुछ फ़ायदे बता देता हूँ। कि एक तो जो BS ब्लूम है दोस्तों, एक रॉबर्ट M गेने है, एक है जीन पियाजे, याद रखना इस चीज़ को, और एक है एरिक एरिक्सन। ठीक है, इन 4 जो मनोवैज्ञानिक है इनका आप सिद्धांत जो भी इन्होंने दे रखे हैं, इन्हीं में से कम 3 से 4 प्रश्न आपके आएंगे, वो पढ़ लेना। BS ब्लूम है, रॉबर्ट M गेने है, जीन पियाजे और एरिक एरिक्सन के सिद्धांतों में से हर एग्ज़ाम में, हर रीट एग्ज़ाम में प्रश्न आ रखे हैं और वापस इन्हीं में से आएंगे, याद रख लेना। अब देखते हैं इस प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि गेने के अनुसार अधिगम का उच्च स्तर कौन सा? तो देखिए, रॉबर्ट M गेने थे, इन्होंने क्या किया? अष्टपदीय सिद्धांत दिया था। अष्टपदीय
अधिगम का जो सिद्धांत है वो दिया था। इन्होंने देखिए कौन कौन से सिद्धांत इस अष्टपदी सिद्धांत में इन्होंने बताए हैं। वो देखिए श्रृंखला अधिगम है, शाब्दिक साहचर्य भी है, उद्दीपन अनुक्रिया भी है और समस्या समाधान भी है। इसके अलावा आपको बता दूं एक सिद्धांत अधिगम भी आता है। सिद्धांत अधिगम 4 तो ये प्रकार हो गए। 5वां सिद्धांत अधिगम आता है। 6वां आता है उसे कहते हैं संप्रति अधिगम, है ना। एक आता है बहुविवेदनात्मक और एक हो जाता है आपके संकेत अधिगम। ठीक है, क्रम से अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम समस्या समाधान को लिखते हैं और यहाँ आता है संकेत अधिगम, है ना। ये कुल 8 प्रकार के हो गए। लेकिन याद रखना सबसे जो उच्च स्तर का सिद्धांत है वो तो होगा समस्या समाधान अधिगम सिद्धांत, और सबसे निम्न है वो होगा संकेत अधिगम। ये याद रखना। तो बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये सिद्धांत है, याद रख लेना। रॉबर्ट एम घेने का, बीएस ब्लूम का, एरिक्सन का, जीन पियाजे के, है ना। ये चीज़ें आपको याद करके जानी है। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 8 है उसमें विकल्प नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 है अभिकर्मित अनुदेशन है। ये अनुदेशन है दोस्तों, अनुदेशन अभिकर्मित अनुदेशन है। तो अभिकर्मित अनुदेशन क्या चीज़ है? देखिए कोई बालक श्रृंखला में सीखता है ना, वो उसे कहते हैं अभिकर्मित अनुदेशन। तो कक्षा अधिगम नहीं है और ना ही ये अध्यापक केंद्रित है, बल्कि ये स्वतः अधिगम है। स्वतः अधिगम क्या है कि जिसमें बालक खुद ही सक्रिय रहता है, खुद ही सक्रिय और जिज्ञासु रहकर क्या करता है, खुद ही सीखता है ना, स्वयं ही अधिगम करता है, स्वयं ही सीखता है। गलतियाँ होती है तो फिर सीखता है ना, इसमें अध्यापक कोई सहायता नहीं करता। इस प्रकार ये क्या है, स्व अधिगम है। अभिकर्मित अनुदेशन के 3 प्रकार है कुल। एक है रेखीय प्रकार, रेखीय जिसे बाहरी भी बोला जाता है। दूसरा है आपके शाखीय जिसे क्या बोला जाता है, आंतरिक बोला जाता है। और तीसरा है अवरोही या मैथेटिक्स भी। ठीक है, तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 5 है मित्रों उसमें विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्यों? देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षक करवाता है तो व्यक्तिगत रूप से ध्यान क्यों देता है ना, ये क्यों महत्वपूर्ण है वो चीज़ आपको देखनी है। क्योंकि इसमें प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा निर्धारित किया गया है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं या शिक्षार्थी सदैव समूह में बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो देखिए व्यक्तिगत रूप से पूछा है, इसका मतलब समूह में, ये चीज़ यहाँ पे गलत हो गई। समूह में बेहतर तरीके से सीखते हैं तो व्यक्तिगत का पूछा क्यों है, तो ये गलत हो गई। जबकि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा कुछ भी निर्धारित नहीं किया गया है कि आप व्यक्तिगत रूप से पढ़ाओ। अगर ऐसा होता तो आप सोचो कि दल शिक्षण विधि क्यों चलती, भाई सही है ना। दल शिक्षण विधि में तो समूह में पढ़ाते हैं, जबकि यहाँ कह रहा है कि शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ने सरकार ने ऐसा निर्धारित कर दिया तो फिर ये विधि आती ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाता है। फिर एक इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो केवल अनुशासित करने के लिए ही व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण नहीं है, है ना। तो ये भी विकल्प नहीं होगा। बच्चा कौन सा, बच्चों की विकास दर क्या होती है, भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से ही सीखते हैं, बिल्कुल सही है भाई। विषय वस्तु जो भी शिक्षक पढ़ाएगा उसका टॉपिक तो एक ही रहने वाला है, वो एक ही टॉपिक पढ़ाएगा, एक ही चीज़ पढ़ाएगा। लेकिन बच्चे, कुछ बच्चे से जल्दी सीखेंगे, कुछ देरी से सीखेंगे। ये क्या है, ये विकास दर भिन्नता है ना। तो जिन्होंने नहीं सीखा उनको फिर व्यक्तिगत ध्यान देकर सिखाएगा शिक्षक, है ना। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपके प्रश्न संख्या जो 6 है इसमें विकल्प नंबर 3 है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। मित्रों प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ प्राय किससे लिया जाता है। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास करना है मैंने। संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, यानी कि एक संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें अर्थ है, देखिए संज्ञान विकास का अर्थ क्या होता है, ये चीज़ पूछी है। तो बच्चों का विकास, अभियोग्यता का विकास, व्यक्तिगत विकास या शारीरिक कौशल का विकास। देखिए शारीरिक कौशल तो शरीर से संबंधित है, जबकि संज्ञानात्मक क्या है, मानसिक है। मानसिक है, ठीक है, तो ये होगा नहीं। जबकि पूछा है कि व्यक्तिगत विकास, तो संज्ञानात्मक ये तो सामूहिक भी होता है ना, व्यक्तिगत जरूर नहीं है। फिर है कि बच्चों का विकास, बच्चों का तो होता है, इसमें बच्चों का विकास ही होगा संज्ञानात्मक, है ना। ठीक है, लेकिन अर्थ पूछा है इसका, है ना, ये नहीं पूछा कि किसका होता है। तो अर्थ क्या होगा, अभियोग्यता का विकास। अभियोग्यता क्या होती है कि कुछ ज्ञान, किसी ज्ञान को अर्जित करने की दक्षता होती है ना। इसमें अभियोग्यता होने से क्या होता है कि व्यक्ति कुछ क्रियाओं करने के
योग्य हो सकता है ना, तो इससे क्या कहेंगे हम, अभियोग्यता कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार अच्छा प्रश्न है ये, 7वें प्रश्न है, इसमें विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसने कहा। तो देखिए ये तो परिभाषा आ रखी है और एक दो परिभाषा आपको पता है, प्रश्न में आपके एग्जाम में आती है। वाटसन, योक्कम, क्रो एंड क्रो और जॉन डीवी किसने कहा। तो देखिए विद्यालय समाज का क्या है, लघु रूप है, ये कथन किसने कहा। तो ये कथन कहा था जॉन डीवी ने। ठीक है, जॉन डीवी ने यही कहा था कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। और इसके अलावा आपको बता दूं, वाटसन, योकम, क्रो एंड क्रो ने नहीं कहा, और क्रो एंड क्रो ने तो कहा था कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी है। ठीक है, और वाटसन व्यवहारवाद के जनक ही है, योकम का आपके ज़्यादा कोई नहीं आ रखा है वर्णन। जॉन डीवी की एक चीज़ और बता दूं, अगर पूछे आपको, ऐसा प्रश्न भी आ जाता है परीक्षा में, फिर कहोगे बताया नहीं। तो देखिए कि सर्वाधिक सर्वाधिक करके सीखने पर बल, है ना, सर्वाधिक करके सीखने पर बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो वहाँ पे जॉन डीवी का नाम आएगा। ठीक है, याद रखना। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 8 है, यहाँ पर विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। 9वां प्रश्न है कि विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने हैं तो इनमें से कौन सा उपागम आवश्यक नहीं है। देखिए हमें क्या करना है, रचनात्मक निर्धारक को जानना, यानी रचना होनी चाहिए उसमें। बाकी 3 उपागम ऐसे आएंगे जिनमें रचना होगी, एक उपागम ऐसा आएगा जिसमें रचना नहीं होती है। तो देखिए परियोजना कार्य में बालक परियोजना पर आधारित कार्य करता है, स्वयं सक्रिय करता है, तो इसमें रचना करेगा वो है ना, क्योंकि जीवन की यथार्थता से संबंधित समस्या का समाधान वो निकालेगा तो रचना करेगा। वार्तालाप कौशल, बातचीत होती है तो बातचीत में नए विचार आएंगे, यहाँ पर भी रचना हो रही है। और जो मौखिक प्रश्न है, तो मौखिक प्रश्न की भी ऐसे नहीं भाई उत्तर सीमा निर्धारित है ना, मौखिक प्रश्न पूछे तो वो कितना भी बालक बोल सकता है जितना जानता है, तो यहाँ पर भी नवीनता या रचना हो गई। जबकि जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, या जिसे कहूँ मैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पीय या कह सकता हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होता है, एक ही उत्तर होता है, इसका निश्चित उत्तर होता है ना। वो उत्तर क्या होता है, निश्चित होता है। तो निश्चित होता है तो यहाँ पे कोई रचनात्मक हुई नहीं, रचना तो हुई नहीं, निश्चित उत्तर होता है। अब मान लीजिए आ गया प्रश्न कि भारत की राजधानी कौन सी है। ठीक है, भारत की राजधानी कौन सी है, विकल्प में आ गया कि बंगलोर, चेन्नई या फिर नई दिल्ली और कोलकाता, ये आ गया। तो आप क्या करोगे, उसमें एक ही तो उत्तर बताओगे भाई नई दिल्ली, सीधा सा बस वो निश्चित उत्तर है। वहाँ पर आप क्या करोगे, रचना कर ही नहीं सकते कुछ। तो इस प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न ही है जिनसे रचनात्मक निर्धारक नहीं हो सकता है। तो प्रश्न संख्या जो 9 है, वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10 पर। मित्रों प्रश्न संख्या 10 कहता है कि प्रतिबद्धता, धैर्य, कठिन परिश्रम, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार इत्यादि योग्यताओं से जो पूर्ण क्षमता है वो क्या कहलाती है। उद्यमी क्षमता, सांवेगिक क्षमता, सामाजिक क्षमता या संज्ञान क्षमता। मित्रों पिछला वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर देख लेना, मनोविज्ञान का है। और उस वीडियो में इसी प्रश्न का जिक्र पहले हम कर चुके हैं। देखिए भारतीय परंपरा के अनुसार बुद्धि की कुल 4 क्षमताएं मानी गई है। बुद्धि में 4 क्षमताएं होती है ना, उसमें एक उद्यमी क्षमता आती है, एक सांवेगिक आती है, एक सामाजिक आती है, एक संज्ञान क्षमता आती है। इनके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। संज्ञान क्षमता में क्या होता है, सोच समझ शक्ति, विभेदन करने की, वर्गीकरण की, ये शक्तियाँ होती है संज्ञान क्षमता में। क्योंकि संज्ञान क्या होता है, मानसिक प्रक्रिया होती है, यानी कि बुद्धि, स्मृति, मस्तिष्क से संबंधित होती है। ठीक है, ये तो हो गई संज्ञान क्षमता। यहाँ पर ऐसे कुछ चीज़ पूछी नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। सामाजिक क्षमता समाज से विकसित होती है, सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ता है, ये चीज़ भी नहीं है। और जो सांवेगिक क्षमता, ये संवेगों से विकास से संबंधित है, संवेगों पर नियंत्रण रखना हो। यहाँ पूछा है प्रतिबद्ध है, धैर्य है, कठिन परिश्रम यानी मेहनत करता है, तो आपको पता है उद्यमी का अर्थ क्या होता है, मेहनत करना है ना। और लक्ष्य निर्धारित व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब जो विकल्प नंबर 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्यमी क्षमता बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या जो आपके 10 है, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 उद्यमी क्षमता सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आरबीएससी की बुक से आया है। खाने और पीने की चीज़ों का विचित्र स्वाद कौन सी विभ्रांति का उदाहरण है। विभ्रांति मतलब होता है भूल या त्रुटि, है ना, जहाँ हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं, वो प्रश्न पूछा है। खाने और पीने की चीज़ों का विचित्र स्वाद। देखिए श्रवण विभ्रांति में तो हम कोई चीज़ जब सुनने में गलत कह देते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये इसकी ध्वनि आ रही है ना, फिर हमें वास्तविक
पता चलता है ये इसकी ध्वनि नहीं, करो इसकी ध्वनि। तो फिर सुनने में अगर कोई विभ्रांति होती है वो श्रवण विभ्रांति कहलाती है। दृष्टि ये देखने में होती है, और स्पर्श कितने छूने में होती है, भाई ये कोमल है या कठोर है, मुलायम है ना, तो ये विभ्रांति हो गई। जबकि जो रस संवेदी विभ्रांति है वो बिल्कुल सही हो जाएगी ना। रस संवेदी क्या होता है, हमें पता चलता है, हम उसको क्या करते हैं, उसको चख कर पता करते हैं ना, वो क्या चीज़ होती है, रस संवेदी विभ्रांति होती है। खाने पीने की चीज़ों का विचित्र संवाद हम करते हैं। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपकी 11 है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 में। बहुत ही अच्छे प्रश्न आ रखे हैं दोस्तों आज। 12वां प्रश्न है, RBSC की बुक से उठाया हुआ है। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए किया जाता है। RBSC की पुस्तकों में से प्रश्न आते हैं। तो देखिए, स्मृति का मापन करना है। अब स्मृति आपको पता है मानसिक, मस्तिष्क ना, इनसे संबंधित है, बुद्धि वगैरह से, ठीक है। क्या है, देखिए प्रत्याहान ये चीज़ कोई स्मृति में अपने है नहीं, और पहचान तो ये तो देखिए सामान्य तरीके से कोई किसी चीज़ की पहचान करना होता है, इसमें स्मृति का मतलब इतना गहराई में जाना नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। और पुनः सीखना तो ये तो अभ्यास के कारण होता है, किसी चीज़ को हम सीखे उसको वापस पुनः सीखना है, तो ये तो अभ्यास के कारण होता है। जबकि जो आपकी तार्किक विधि है ये क्या है, इसमें हमें तर्क वितर्क, विचारों की व्याख्या, विश्लेषण, अर्थ समझाना, ये सारी चीज़ें होती है, इनमें स्मृति की आवश्यकता होती है ना। तो जो तार्किक विधि यानी कि तर्क वितर्क जो करेगा उसकी स्मृति बिल्कुल अच्छी और विकसित होगी, है ना। उस व्यक्ति का हम क्या कर सकते हैं, स्मृति का मापन भी कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ तार्किक विधि सही होगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 12 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13। एक और बढ़िया प्रश्न आया है प्रश्न संख्या 13, और ये देखिए एक आपके बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपका एक प्रश्न तैयार नहीं होकर कितने प्रश्न हो रहे हैं मित्रों, मैं 4 प्रश्न आपके तैयार करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, शरीर के संवेदी ग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रारंभिक सूचना, आपने संवेदी ग्राहक अब जानते हो कि जो आपकी ज्ञानेंद्रिय होती है 5, है ना, वो चीज़ पूछी आपकी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित, तो प्राप्त प्रारंभिक सूचना क्या कहलाती है ना। तो देखिए, अनुकूलन क्या होता है मित्रों, अनुकूलन तो होता है अपने स्वयं को वातावरण के अनुसार ढालना, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं पूछी है। संज्ञान क्या होता है, संज्ञान तो भाई जो मानसिक प्रक्रियाओं का समूह होता है जिसमें स्मृति, समझ या निर्णय लेना ये चीज़ें रहती है, तो ये हो जाता है, तो ये संज्ञान भी नहीं होगा यहाँ पे। इसके अलावा जो संवेदना या प्रत्यक्षीकरण है, तो देखिए संवेदना क्या होता है कि संवेदना होती है जिसमें हम किसी चीज़ को अनुभूत करते हैं, है ना, किसी चीज़ को अनुभूत करते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण है इसका संवेदना का कि कोई गंध है, उस गंध को हम क्या कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, उस गंध को हमने क्या किया, सूंघ लिया, तो इससे क्या हुआ कि हमें इतना पता चला भाई कहीं से कुछ गंध आ रही, ये क्या है, संवेदना, अनुभूत कर लिया। लेकिन याद रखो कि ये प्रत्यक्षीकरण के ठीक पहले की प्रक्रिया। अब प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण में हम उस वस्तु या घटना का अर्थ समझाना होता है ना, कि जैसे गंध को सूंघ लिया, ये तो संवेदना हो गई। जबकि ये गंध किस चीज़ की आ रही है वो क्या है, वो प्रत्यक्षीकरण है ना। हम प्रत्यक्ष करते हैं कि वो जो गंध है वो गंध किस चीज़ की आती है, ये प्रत्यक्षीकरण हो गया, है ना। तो संवेदना है वो प्रारंभिक सूचना होती है प्रत्यक्षीकरण की। इस प्रकार जो आपके प्रश्न संख्या 13 है मित्रों, उसमें विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 एक और अच्छा प्रश्न है कि अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम निष्पादन से भिन्न है, अधिगम में व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन है, या अधिगम वृद्धि व परिपक्वता का कारण होता है। तो देखिए, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही चीज़, सीखना व्यवहार में परिवर्तन ही तो है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अधिगम निष्पादन से भिन्न प्रक्रिया है, अधिगम में व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन होता है, अधिगम वृद्धि परिवर्तन कारण होता है। देखिए, अधिगम निष्पादन से भिन्न कहता है। निष्पादन क्या चीज़ है, निष्पादन कह सकते हैं जो बाहरी उद्दिगम या बाहरी प्रभाव के कारण अगर हम व्यवहार करते हैं तो वो अधिगम से अलग होगा। अधिगम में क्या होता है, अधिगम में होता है सीखना, ठीक है। तो सीखना, जो नई चीज़ सीखते हैं उसे कहते हैं सीखना, यानी व्यवहार में जब परिवर्तन हो वो होता है अधिगम। लेकिन निष्पादन क्या होता है, निष्पादन का उदाहरण तो आपको, मान लीजिए किसी बालक को पहले से कोई कविता आ रही है, शिक्षक बाद में से कहता है कि वो कविता सुना, अब वो सुनाएगा, है ना, तो ये क्या बाहरी प्रभाव के कारण कर रहा है, यह चीज़ है निष्पादन, है ना। तो इसे हम अधिगम थोड़ी ना कह सकते भाई, क्योंकि उसे पहले से याद है, वो हुआ अधिगम। तो इस प्रकार ये भी क्या है, सत्य कथन है। फिर अधिगम में व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन, बिल्कुल अधिगम में स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी परिवर्तन किसके कारण होता है, ये याद रखना, अनुभव और अभ्यास के कारण होता है। तुलनात्मक रूप से होता है, कहने का मतलब पहले
अधिगम किसी में नहीं था, बाद में अनुभव से या अभ्यास में उसमें जो भी उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ वो लंबे समय तक बना रहेगा, इसलिए उसे कहते हैं स्थायी परिवर्तन कहते हैं। वो तुलनात्मक रूप में कैसे हुआ कि पहले उसका अधिगम इतना अच्छा नहीं था, बाद में अच्छा हुआ, तो ये हुआ स्थायी परिवर्तन। अगली चीज़ है अधिगम वृद्धि और परिपक्वता के कारण होता है। मित्रों, आप गलत करोगे, आप कहोगे कि ये कथन भी क्या है, सत्य है। ये कथन सत्य नहीं है, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ आप याद रखना, एक तो होता है अनुभव, अनुभव, ठीक है, और एक होता है अभ्यास, अनुभव और अभ्यास। ये दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है। इन दो चीज़ों के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है उसे ही अधिगम कहते हैं। बाकी वृद्धि, परिपक्वता, थकान, मादक पदार्थों के कारण जो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है थोड़ी सी देर के लिए, उसे हम अधिगम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों, उसमें विकल्प नंबर 4 है बिल्कुल सही उत्तर है कि भाई ये कथन असत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे दोस्तों। अंतिम प्रश्न है आज का कि बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह उक्ति अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? बालकों के सामने व्यवहार कैसा करें? अनुकरणीय व्यवहार, बस यहाँ से ही आपको समझना है। यह उक्ति अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? प्राचीन अधिगम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रेक्षणात्मक या अव्यक्त अधिगम। तो आप जानते हो प्राचीन अधिगम ये शास्त्रीय अनुबंध है, पावलर ने दिया, क्रिया प्रसूत स्किनर का, ये चीज़ आप जानते हो। अव्यक्त अधिगम ये चीज़ें नहीं आने वाली है इससे संबंधित। अनुकरणीय में क्या होता है? जो प्रेक्षणात्मक अधिगम है ना, बस उसी में बता रखा अनुकरण, है ना। प्रेक्षणात्मक अधिगम को हम सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, दिया किसने? ये बांडुरा ने दिया। किसने दिया भाई? बांडुरा का सिद्धांत है ये। इसे मॉडलिंग सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। पहले भी हमने पढ़ चुका ये। बांडुरा बारबीडोल पर प्रयोग किया था इसने, ना। अब देखिए इसने क्या बताया कि बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए ताकि बालक सीखे, है ना। यानी कि इसे सामाजिक अध्ययन क्यों सिद्धांत कहते हैं? देखिए बांडुरा ने कहा कि जो प्रेक्षणात्मक है कि मतलब है ना, जो बच्चा सीखता है वो अनुकरण करके सीखता है, किसी से देख कर सीखता है ना। किसी से अगर विद्यालय में जाएगा तो वहाँ पढ़ना लिखना ये सारी चीज़ें वो देख कर ही सीखता है, अनुकरण करके सीखता है ना। इसलिए इसे ये जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत इसलिए कहा क्योंकि बालक विद्यालय जाने से पहले कहाँ होता है? पास पड़ोस, समाज, परिवार में होता है, तो वहाँ से सीखेगा, तो इसलिए इसे सामाजिक अधिगम नाम भी दे दिया, है ना। और मॉडलिक सिद्धांत भी इसे कहते हैं, है ना। तो और प्रेक्षणात्मक अधिगम भी कहते हैं। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या आपके 15 है दोस्तों, उसका विकल्प नंबर जो 3 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के मनोविज्ञान के 15 प्रश्न। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि 15 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट पेपर है ये मनोविज्ञान का आपकी तैयारी के लिए। और मैं कहता हूँ इसमें 12 प्रश्न या 12 से ज़्यादा लाने वाले उनकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि हर किसी के 12 नंबर नहीं आते हैं 15 में। इसलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि आपको आपकी जो तैयारी है उसका पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।